हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय भूगोल का पार्ट 6। गाइस, मेरे जो पिछले पार्ट हैं आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। यूपीएससी 2023 को टारगेट बनाकर हम पढ़ेंगे। बेसिकली हम पढ़ेंगे आप मैं यूपीएससी एग्ज़ाम के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम के वो भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने वाला हूँ। तो गाइस आप देखिए, फर्स्ट से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज हम इसमें बात करते हैं भारत। हमने पढ़ा था सारी चीज़ों में, अब हम बात कर रहे हैं भारत के प्राकृतिक वनस्पति एवं उनका महत्व के बारे में। तो देखो गाइज, मैंने ये यहाँ पे इमेज लगाई है, ये इमेज को आप देख लीजिए कि ये वनस्पति जो भारत में जो वनस्पति पाए जाते हैं उनके ऊपर ये सारी इमेज है। तो इन चीज़ों को आप देखिए और इन चीज़ों से आप समझिए कि देखो अभी सदाबहार वन, जैसे मैंने बात किया था सदाबहार वन कहाँ होंगे, मैंने बताया तो सबसे ज्यादा वर्षा जहाँ होती है, बारिश जहाँ पे होती है वहां पर सदाबहार वन होते हैं। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है पूरे भारत में? दो जगह है। एक है ये पश्चिमी घाट है और दूसरा है ये उत्तर पूर्वी पहाड़ियां हैं। यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। मगर जो बारिश और भी ज्यादा स्पीडली होती है, ये जो एरिया है यहाँ पे बरसात तो होती है फुल, मगर बहुत स्लो होती है। बहुत रिमिझ झिमी 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 कंटिन्यू होती रहती है। मगर यहाँ पे सबसे ज्यादा ऐसा मुसलधार बारिश जैसी होती है ना, मुसलधार बारिश जिसको बोलते हैं, वैसी बारिश होती है। ये सबसे पहले ये मानसूनी पवनें यहाँ से निकलती हैं और ये सबसे पहले जो पश्चिमी घाट है इसको टकराती है और इतनी वर्षा कराती है, इतनी वर्षा कराती है, जिसकी वजह से यहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे कंटिन्यू बारिश, जहाँ पे कंटिन्यू बारिश होता है और कंटिन्यू धूप, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। क्योंकि यहाँ ये सूरज की फेवरेट जगह है, सबसे पहले मैंने बताया था आपको। अगर आपने मेरा दूसरे पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिए। ये सूरज की फेवरेट जगह है, यहाँ पर सूरज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे धूप की कमी नहीं होती। भरपूर धूप होती है। भरपूर समुद्र के पास होने की वजह से और घाट होने की वजह से भरपूर यहाँ पानी होता है, जिसकी वजह से कई किस्म के पेड़ लगते हैं, पेड़ पौधे अलग अलग तरह के लगते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग किस्म की विविधता बहुत ज्यादा होती है। तो और इनका टाइमिंग, पतझड़ का मौसम होता है यहाँ पे, मगर इनका टाइमिंग चेंज होता है। मतलब अलग अलग किस्म के पेड़ होने की वजह से पतझड़ का मौसम एक साथ नहीं आता, जिसकी वजह से इसी को सदाबहार वन कहते हैं। और यहाँ सदाबहार वन कहा जाता है और इसको हॉटस्पॉट में भी रखा गया है। हॉटस्पॉट में क्यों रखा गया है? क्योंकि ये बहुत ही जैव विविधता वाला जगह है, इसके लिए इसको रखा गया है। तो ये सदाबहार वन, जैसे सदाबहार वन को हम पढ़ेंगे, ये जो है ये सदाबहार वन है। ये यहाँ पे पश्चिमी घाट है और यहाँ पे सदाबहार वन मिलते हैं। कंटिन्यूसली यहाँ सदाबहार वन मिलते हैं। अब ये पर्णपाती वन, देखो ये पर्णपाती वन की जो जगह है, ये अंदर का हिस्सा है, ये पर्णपाती वन है। यहाँ से लेकर तमिलनाडु से लेकर ये पर्णपाती वन है। और ये जो हिस्सा है ब्लू वाला, ये सदाबहार वन है। ये यहाँ से टकराती है और यहाँ सबसे ज्यादा बारिश कराती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे सदाबहार वन है। पर्णपाती वन वो है जो मौसम फिक्स होता है और इनका पतझड़ का मौसम भी फिक्स होता है। जिस तरीके से तीन हमारे यहाँ ठंडी गर्मी बारिश होता है, तो ठंडी के दिनों में यहाँ पे जो सारे पेड़ पौधे हैं वो अपने पतझड़ को गिराते हैं और एक ही किस्म के पौधे पाए जाते हैं। जैसे नीम का दरख्त है, आम का दरख्त है और जो बरगद के, ये सारे जो पेड़ पौधे हैं, ये एक ही साथ अपने अपने पत्तों को गिराते हैं, जिसकी वजह से इसको पर्णपाती वन या पतझड़ी वन कहते हैं। तो ये समझना है। पर्वतीय वन मैंने बताया सबसे ज्यादा कमजोर मिट्टी किसी वन की होती है, तो ये पर्वत जहाँ होंगे वहाँ वन होगा। ये बात तो, यहाँ पर्वत है यहाँ पे वन है, इसकी वजह से इसको पर्वतीय वन कहते हैं। पर्वतीय वन की बात करें अगर, तो यहाँ की मिट्टी बहुत ही ज्यादा नाजुक और घिसने वाली होती है, मुलायम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा बहने लगती है। तो यहाँ पर कैसे पेड़ पाए जाएंगे आपको पता है? पर्वतीय वन जो होते हैं वो लचीले होते हैं और स्ट्रेट होते हैं और ऊंचाई पे होते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा वहां पे वजन नहीं हो सकता। अगर वहां पे पर्वत के ऊपर अगर नीम का पेड़, आम का पेड़ रहेगा, तो वो वजन की वजह से कब का ढह जाएगा भाई। तो इसकी वजह से वहां पर वैसे वन नहीं होते, वहां पे अलग पर्वतीय शंकुधारी वन होते हैं और इस तरह के वन पाए जाते हैं। आगे हम अगले इसमें पूरा डिटेल पढ़ेंगे। मैग्रोन वन है और कांटिले वन कहाँ होंगे आपको पता है? कांटे क्यों होते हैं? जब सूरज की रोशनी जब पड़ती है, सूरज की धूप गर्मी जब पड़ती है, तो कांटों की वजह से वाष्म कम होता है, सूरज पानी को कम खींच पाता है, जिसकी वजह से रेगिस्तानी हिस्से में, जहाँ पे रेगिस्तान है, जहाँ पे पानी का मरुस्थलीय हिस्सा है, वहाँ पानी की कमी होती है, वहां पर कांटिले वन पाए जाते हैं,
जिस तरीके से हम बात करें एलोवेरा है, मैग्रोन है और जो काटिले वन है जैसे बबूल वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। तो गाइस जिसको नहीं समझ में आए तो प्लीज आप कमेंट में करके बताइए। देखो अब हम डिटेल पढ़ने वाले हैं वनस्पतियों के बारे में, जो प्राकृतिक भारत में वनस्पति हैं उनके बारे में। तो ये देखो, भारत में वनस्पतियों को जो वन है उसको छह हिस्सों में रखा गया है। सबसे पहला हिस्सा होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। मैंने बताया था आपको कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है। ये हमारी पृथ्वी है, और यहाँ से ये दो जगह है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है सूरज। तो ये दो जगह के बीच में सूरज हमेशा कंटिन्यूसली रहता है। सूरज की रोशनी दो जगह पे क्रॉस नहीं पड़ती, 90 डिग्री में पड़ती है सूरज की रोशनी, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फेवरेट जगह है उसी जगह को कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो जगह है उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। आप समझिए, सबसे पहले उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और ये सूर्य की सबसे फेवरेट जगह है। और यहाँ पे हम बात करें तो उसी में रखा जाता है इस। और भारत का 73% से ज्यादा हिस्सा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, जिसकी वजह से सबसे पहली जो चीज आती है वो सदाबहार वन आती है। उष्ण कटिबंधीय आपको समझ में आएगा, उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। सदाबहार वनस्पति आपको समझ में आया होगा। ये 25 डिग्री टेम्परेचर होता है इसका। अप्रोक्सीमेट अगर एवरेज बात करें तो 25 डिग्री या 32 या 30 या 20 के बीच में ही टेम्परेचर होता है। जितने भी वन है भारत में टेम्परेचर वही होता है, तो इसको याद रखना है। ठंडी के दिनों में रात में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा घट जाता है भारत में, तो इसको याद रखना है। ये जो सदाबहार वन है इसको 250 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की जरूरत होती है। मैंने बताया था वर्षा का मापन कैसे होता है, जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा तो वहां पे जरूर देखिए। तो इतना वर्षा होती है, मैंने बताया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी घाट पे ये सदाबहार वन पाए जाते हैं, और उत्तर पूर्वीय पर्वतीय क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे वर्षा की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। अब देखो इसमें सदाबहार वन में कौन कौन से वन पाए जाते हैं इसको हमको याद रखना है। मोहगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, बांस, साइडर, हाकल, कैन मुख्य प्रजातियां हैं। तो इसको याद रखना है। अब दूसरी बात आती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या सवाना वनस्पति। देखो इसमें सबसे पहली बात है पर्णपाती। किसको कहते हैं पर्णपाती? ये पतझड़ी वन, जहाँ पे हमारा पतझड़ का मौसम आता है, उन वनों को कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा यही वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। और ये सवाना जो है ये घास के मैदान होते हैं, इन्हीं को भी इतनी ही वर्षा लगती है और ये मैदान होते हैं। तो इसको याद रखना है। जो हमारे भारत में जो नीम पेड़, जैसे आम का पेड़ है, शीशम है, सागवान है, जामुन है, महुआ है, चंदल है, शहतूत है, तेंदु है, नीम का पेड़ है, ये सारे पर्णपाती यानी पतझड़ी वन है। तो इसको याद रखना है। और 100 से लेके 70 के बीच में जो सेंटीमीटर वर्षा पड़ती है वहां पे आती है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। देखो शुष्क पर्णपाती वन, तो इसको याद रखना है कि वहां पे सूखा भी है, सबसे कम वर्षा पड़ती है, और वह पतझड़ी वन भी होता है। तो ये वन होते हैं जैसे तेंदु, पलासा, अमलतास, बेल, खेर, अल अक्सलवुड आदि। तो इसको याद रखना है, एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो गाइज इसको हमेशा याद रखो। देखो अभी बात करेंगे हम उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन। मैंने बताया था सबसे ज्यादा जहाँ की मिट्टी नर्म पाई जाती है, सबसे ज्यादा ढहने वाली मिट्टी होती है वो पर्वतीय वन की होती है। तो ये वनस्पति है। यहाँ पे वर्षा 70 से 50 डिग्री सेंटीमीटर पड़ती है। और 150 मीटर से अगर ज्यादा ऊंचाई हो, पर्वतीय वन की बात करें, अगर पर्वत की ऊंचाई 150 मीटर से ज्यादा ऊंचाई है तो वहाँ 150 मीटर से कम ऊंचाई है तो वहाँ पे सदाबहार वन होते हैं। जैसे आम हमारे जो पेड़ पौधे हैं वही होते हैं। मगर 150 से ज्यादा ऊंचाई पे अगर कोई वन है पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ पे कोनधारी वन, शंकुधारी वन, अल्पाइन वन, टुंड्रा वन, ट्यागा वन, ये सारे वन पाए जाते हैं। तो इसको याद रखना है, ये एग्जाम में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितना ऊंचाई पे जाएंगे उतना बर्फ पड़ेगा। तो अभी ये वन अगर ये बड़े ऐसे रहेंगे तो बर्फ ऊपर से पड़ेगा, वजन की वजह से गिर जाएगा नीचे पेड़। तो वहां पे पेड़ कैसे पाए जाते हैं? शंकुधारी पेड़, ऐसे पेड़। अगर बर्फ भी गिर जाएगा तो बर्फ नीचे स्लीप करके गिरेगा। और अगर बहुत ही ज्यादा बर्फ गिरा तो ये जो वन होते हैं पर्वतीय वन, ये लचीले होते हैं। ये अपने आप को झुका देंगे, फिर से उठ खड़े हो जाएंगे बर्फ गिराकर अपने ऊपर से। तो ये लचीले होते हैं, तो इसको याद रखना है। ये वनों को याद रखना है, टुंड्रा वन, टैगा वन, शंकुधारी वन, अल्पाइन वन, कोनधारी वन, ये समझना है आपको।
40 से 60 सेंटीमीटर उष्णकटिबंधीय दलदलीय वनस्पति। आपको पता है ये कहाँ दलदलीय वनस्पति होते हैं? दलदल कहाँ है भारत में? एक तो है, सबसे पहले हम बात करें अगर, तो जो हमारी नदियों द्वारा बनाया गया जो डेल्टा है, वहाँ पे दलदलीय वन पाए जाते हैं। ज्वारमुख जहाँ पे है वहाँ पे दलदलीय वन पाए जाते हैं। तो डेल्टा और जहाँ पे ज्वारमुख है वहाँ पर, और गुजरात के कच्छ में दलदलीय वन पाए जाते हैं। तो इसको याद रखना है। यहाँ पे जो लकड़ी होती है, लकड़ी मजबूत होती है, कठोर होती है, ऊंचाई कम होती है। क्यों ऊंचाई कम होती है, आप बेसिक समझ रहे होंगे। पहले से दलदल है। अगर पेड़ की ऊंचाई बहुत ही ज्यादा रहेगी, ये कि वर्षा 40 से 60 के बीच में हो, और यहाँ पे लकड़ी मजबूत होती है, कठोर, ऊंचाई ऊंची गई कम होती है, सदाबहार वन की तरह ही ये जंगल दिखाई देता है। एग्जाम में पूछा जाता है यूपीएससी में कि बताओ कि जो सदाबहार वन है उसकी तरह कौन से ऐसे और वन है जो लगता है। तो वो वन जो है, दलदली वन सदाबहार वन की तरह दिखते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा पूछा जाता है, यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा, मैंने आपको वर्षा का मापन बताया है। जिन्होंने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मरुस्थलीय वन होता है, ये मरुस्थलीय वन क्या होता है, यहाँ पे कम वर्षा होती है। वर्षा नई के बराबर होती है। ये वर्षा 25 सेंटीमीटर बहुत ही कम वर्षा होती है। यहाँ पे कांटेदार वन होते हैं, मैंने बताया कांटे सबसे कम पानी को खींच पाता है, सूरज की गर्मी को पानी को कम ज्यादा रोक पाता है, जिसकी वजह से यहाँ के कांटेदार वन होते हैं। जड़ें इनकी गहरी होती है। तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों जड़ें गहरी होती है। भाई पानी की इतनी कमी है तो जो पेड़ है वो ज्यादा गहराई में जाकर पानी को खींचेगा ना, जिसकी वजह से उसकी पेड़ की जड़ें गहरी होती हैं। यहाँ पे खजूर का पेड़ है, एलोवेरा का पेड़ है, नागफनी का है, और अकासिया का पेड़ है। तो इसको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाता है। तो राष्ट्रीय वनस्पति वन नीति 1953 में आई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इसमें संरक्षित वन है, राष्ट्रीय वन है, ग्राम वन है। देखो संरक्षित वन वो है जो जो गवर्नमेंट की जो जमीन होती है, भारत सरकार की जमीन होती है, वहां पे भारत सरकार कुछ पेंशन, कुछ पैसे, कुछ चीजें देकर इनको वहां पे वन लगाने के लिए बोलते हैं कि भारत सरकार के पास बहुत सारी जमीनें हैं जहाँ पे वन लगाया जाता है। राष्ट्रीय वन जहाँ पे जो राष्ट्रीय जगहों पे लगाया जाता है, जिसको संरक्षित वन वन की सुरक्षा के लिए होता है। राष्ट्रीय वन जो भारत में जो पेड़ पौधे लगाते हैं, ग्रामीण वन जो गांव के लोगों में पेड़ पौधे लगाते हैं। तो वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कैसा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये देहरादून में है, उत्तराखंड में है। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में है। जीपी पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान अल्मोड़ा में उत्तराखंड में है। तो ये हमको याद रखना है, ये कहाँ कहाँ चीजें हैं, कहाँ कहाँ है। जवाहरलाल नेहरू उष्ण कटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्था तिरुवनंतपुरम केरला में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी इन्वायरमेंट नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली में है। एक तिहाई 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। भारत की वन नीति के मुताबिक भारत में 33% भूभाग पर वनस्पति होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में भारत में 60% वन है। मैदानी क्षेत्र में भारत में 20% वन है। आपको समझ में आया होगा कि पर्वतीय क्षेत्र में क्यों वन ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कोई भी पॉपुलेशन नहीं रहती। पर मैदानी क्षेत्र में बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है। सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी, सामुदायिक कृषि वानिकी, शहरी वानिकी और फार्म वानिकी। तो आप मेरे को मैं बताऊं कृषि वानिकी क्या है। देखो कृषि वानिकी ये वो वानिकी है जहाँ पे अगर हम बात करें, कृषि के साथ साथ वनों को लगाया जाता है। जहाँ पे हमारे खेत के किनारे किनारे पे ऐसे वनों को लगाया जाता है। जैसे पीपल वाला दरख्त होते हैं, वो जो लंबे पत्तियों वाले, लंबे साइज वाले जो दरख्त होते हैं जो कम छांव देते हैं, वैसे दरख्तों को लगाया जाता है। कृषि के साथ साथ वनों को लगाना, इसी को कृषि वानिकी कहते हैं। सामुदायिक कृषि वानिकी किसको कहते हैं? देखो सामुदायिक कृषि वानिकी ये है कि कुछ समुदाय मिलकर, कुछ अपने अपने चीजें मिलकर कुछ जगहों पे लगाया जाता है पेड़ पौधे, उसको कहते हैं सामुदायिक वानिकी। एक टीम बनाकर एक गांव में कुछ लोग को जमा करती है गवर्नमेंट, और उसको जो भारत सरकार की जमीन है वहां पे लगाए जाते हैं पेड़ पौधे, उसको कहते हैं सामुदायिक कृषि वानिकी। शहरी वानिकी, देखो शहरी वानिकी हम शहर में कैसे पेड़ पौधे लगाएं, लोगों के घरों के सामने लगाएं। जब हमारा हाईवे है, हाईवे के दोनों साइड बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए, और हाईवे के बीच में जो ये होता है डिवाइडर होता है, डिवाइडर के बीच में भी पेड़ पौधे लगाए, जिसकी वजह से ये जो दोनों तरफ से जो गाड़ियां आ रही है रात के समय पे,
जो रोशनी है एक दूसरे के मुंह पे, एक दूसरे के सामने नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा कम होता है। तो डिवाइडर इसीलिए बनाया जाता है, और ग्रीन की वजह से इधर इस साइड की रोशनी उस साइड नहीं पहुंचती है। बीच में अगर पेड़ पौधे लगाएंगे तो ग्रीन रहेगा। तो इसलिए ये शहरी वानिकी कहते हैं, और इसको मफलर भी कहते हैं। इसको मफलर भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आवाज को कम करने के लिए गाड़ी के अंदर मफलर लगाया जाता है, उसी तरीके से जो इन्वायरमेंट में आने वाली जो हवाएं, गंदी हवाएं, उसको खत्म करने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। ये मफलर की तरह काम करता है। फॉर्म वन की फॉर्म वन की एक चीज होती है जहाँ पे स्पेशली कोई पेड़ पौधे लगाते हैं। स्पेशली गवर्नमेंट आम के पेड़ नहीं लगाती, क्योंकि वहाँ पत्थर वगैरह मारे जाते हैं। तो एक फार्म होता है, जगहों पर लगाए जाते हैं। तो फार्म की तरह वहाँ वन लगाए जाते हैं। तो कृषि, अब हम पढ़ेंगे कृषि के बारे में। देखो कृषि, भारत में कृषि तो आपको सबको पता होगा कि एक खेती करने का जो तरीका है, वो कृषि का तरीका भारत में सबसे ज्यादा है। और भारत की अधिकतम जनता कृषि पर ही निर्भर है। अधिकतम जनता कृषि पर ही निर्भर है। तो हम जानेंगे कि कृषि के जो विधियां हैं, कृषि के फार्मिंग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मिश्रित खेती। देखो मिश्रित खेती क्या होती है? कृषि के साथ साथ पशुपालन, इसको कहते हैं मिश्रित खेती। मिश्रित खेती जीवन निर्वाहन खेती भी कहा जाता है, जीविकोपरन कृषि भी कहा जाता है। ये खेती द्विशेषण खेती होती है, दो फसल एक साथ उगाई। जीवन निर्वाहन खेती इसलिए लगाई जाती है क्योंकि ये अपने गुजारे के लिए ये खेती की जाती है। कि ये इससे बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है, अपने गुजारे के लिए खेती की जाती है। बागान रोपण कृषि, जो बागान वाली कृषि होती है, वो कृषि कमाई के लिए, पैसे के लिए की जाती है। क्योंकि देखो रबड़ ना तो खाया जाता है ना तो पिया। नारियल, इसको भी ज्यादा मिकदार में आएंगे तो बेच ही दिया जाता है। काजू को भी बेच दिया जाता है, चाय को, कॉफी को, केले को, क्योंकि ये जीवन निर्वाहन खेती तो नहीं है, ये बागान वाली खेती है। और ट्रक फार्मिंग, अब सबसे पहले बात करूं, देखो हमारे भारत में एक बड़ी प्रॉब्लम है कृषि में। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे जोत है, छोटे छोटे जोत मतलब एक छोटे छोटे हिस्से हैं लोगों के हिस्से में। किसी का 1 एकड़, किसी का 2 एकड़, किसी का 3 एकड़, ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में खेती बटी हुई है, जिसकी वजह से बड़ी खेती नहीं हो पाती। एक छोटा किसान 1 एकड़ के लिए ट्रैक्टर तो नहीं खरीद सकता। तो यहाँ पे भारत में नहीं है। मगर ट्रक फार्मिंग ये पंजाब और हरियाणा और पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोपीय देशों में, अमेरिका में, और जो यूपी है हमारा, यूपी के पश्चिम में, वहां पर ये ट्रक फार्मिंग होती है। ट्रक फार्मिंग का मतलब यही है कि बड़े बड़े ट्रक भर के गेहूं जाती है। आपने पता होगा कि पंजाब में सबसे ज्यादा खेती होती है, तो यही वजह है। और स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि क्या होता है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है आपको बताऊं मैं, कि ये कृषि होती है जूम कृषि। पहले जमाने की ये पुरानी कृषि है। ये पेड़ जहाँ पे दरख्त वगैरह काट के वहां पे कृषि की जाती है। फिर 3-4 साल बाद फिर वहां से खेती, वो जमीन का सारा चीजें खत्म हो जाती है, तो वो कृषि और दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाती है। वहां पे पेड़ पौधे खत्म करके वहां पे कृषि की जाती है। ये स्थानांतरित कृषि या जूम की कृषि कहा जाता है। विस्तृत कृषि, आपको पता होगा कि विस्तृत कृषि वो है जहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करके हम कृषि करते हैं, उसको विस्तृत कृषि कहते हैं। वाणिज्य कृषि जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, कमेरिकल कृषि, जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसों के लिए बोया जाता है। जैसे गन्ना है, कपास है। और जैसे हम बात करें, ये वाणिज्य कृषि कहते हैं, क्योंकि इससे फायदा, डायरेक्ट फायदा पहुंचता है, पैसों के लिए कृषि करते हैं। जैविक कृषि वो होती है जहाँ पे ऑर्गेनिक चीजें, खाद वगैरह डाली जाती है, गोबर वगैरह का इस्तेमाल होता है, जिसको ऑर्गेनिक कृषि कहते हैं। जल वाली कृषि वही कृषि होती है जो वाणिज्य कृषि की तरह ही होती है। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जहाँ पे पानी का यूज भी ज्यादा होता है। जैसे बागान वाली कृषि होती है, वहाँ पे फूल वगैरह लगाए जाते हैं, वैसी होती है। पोलिनी कृषि क्या होता है आपको बताऊं मैं। कृषि तो कर रहे हैं, उसी के साथ हम मछलियां भी पाल रहे हैं। मछलियों के वहाँ बत्तख भी साथ में पाल रहे हैं। तो ये कृषि ऐसी कृषि होती है जहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलाई जाती है। संविदा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कृषि भी होती है, संविदा कृषि जिसको कहा जाता है। इस कृषि में जैसे बड़े बड़े अभी जैसे केचप, टमाटर का केचप वाले हैं, उसके साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। और कौन से टमाटर बोना है, कैसे बोना है, वो बो के देगा। सारी चीजें वही कंपनी करती है। टमाटर आती है, लेके जाती है, बस इसका काम, इसका खेती होता है। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कृषि। और शुष्क भूमि कृषि, देखो जहाँ पे मैंने बताया था रेगिस्तान वाले हिस्से में शुष्क भूमि कृषि होती है। कम पानी की मात्रा होती है, इसीलिए वहां पे कृषि की जाती है। तो ये हमको याद रखना है। देखो अभी कृषि में मैंने आपको बताया था सारी चीजें। मैं अब बता रहा हूँ कि कृषि में हमारी भारत की जनसंख्या का 65% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और सिर्फ इनकम 15% होती है।
क्योंकि भारत की कृषि का जोत का छोटा-छोटा हिस्से की वजह से यहाँ पे कोई किसान ट्रैक्टर वगैरह नहीं खरीद पाता, जिसकी वजह से कृषि सही तरीके से नहीं होती है। और ये प्राथमिक क्षेत्र है, मैं आपको बताऊँ प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, जो नेचुरल चीज़ों से डिपेंड होती है। पेड़-पौधे ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, ये प्राथमिक चीज़ों से डिपेंड होती है। जेकेआर आपको पता होगा कि जेकेआर में होता है कि जायद, खरीफ और रबी, ये कृषि होती है। जायद, रबी, खरीफ और रबी। ये भारत में 3 ऋतुओं में बाँटकर ये कृषि को किया जाता है। मार्च से जून से लेकर इसको ग्रीष्मकाल, गर्मी वाला मौसम कहा जाता है। यहाँ सब्जी, खीरा, ककड़ी, करेला वगैरह बनते हैं। जितनी भी सब्जियां हैं वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा आती है। धूप बहुत होती है, पानी की अधिकता लगती है इसको। और यहाँ पे अगर आप बागान को देंगे तो ये सबसे ज़्यादा सब्जी, खीरा, ककड़ी वगैरह आती है। और ये भारत में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में सब्जी वगैरह ज़्यादा होती है। खरीफ फसल जून से अक्टूबर तक इसको लगाया जाता है। जून में लगाकर अक्टूबर से पहले इसको निकाला जाता है। ये बारिश वाले काल में इसको लगाया जाता है, क्योंकि भारत की जो खेती है ना भारत में, वो मानसूनी वर्षा वाली खेती है। क्योंकि अगर देखा होगा आपने, बारिश के मौसम में लोग बोते हैं फिर निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से खरीफ फसल कहा जाता है। वर्षा काल को खरीफ फसल में रखा जाता है। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट फसल होती है वो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, सूरजमुखी, मूंगफली, कपास, गन्ना, तंबाकू, अरहर, मूंग दाल, ये वही फसल है जिसको पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसको इसमें रखा गया है। इसको और मानसूनी भी कहते हैं। और देखो, जो पहला मानसून आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, इसी से ये फसल इसी से ये फसल आती है। रबी फसल की बात करें, रबी फसल अक्टूबर से मई के बीच में आती है। ये शीतकालीन फसल होती है। यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ, जहाँ पे जो मानसून लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, उसी से ये फसल आती है। इसमें सबसे पहले बात करें तो ये क्यों ये वर्षा होती है, यहाँ पे बोने के समय अधिक तापमान की ज़रूरत होती है और बोने के समय कम तापमान की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैंने गलती लिखा है, अधिक तापमान लिखा है। और निकालने के समय अधिक तापमान की ज़रूरत होती है। जैसे गेहूँ को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, वो आ जाता है। गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, अलसी, राई वगैरह। इसको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे जो चीज़ें भारत में आती हैं, ये थोड़ा-सा हमको यहाँ रटना पड़ेगा। यहाँ पे समझने जैसा ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो, भारत की जो प्रमुख फसलें हैं उसमें सबसे पहले चावल है। चावल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। भारत में सबसे ज़्यादा लोग खाते हैं चावल को। चावल की उपज भी बहुत ज़्यादा होती है और खपत भी सबसे ज़्यादा भारत में ही होती है। चावल है, ये खरीफ फसल है, जैसे मैंने बताया था, पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बरसात के मौसम में ये फसल आती है। बंगाल, सबसे पहले बंगाल, सबसे ज़्यादा इसमें बंगाल में आती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। इसको याद रखना है सीक्वेंस वाइज, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। दूसरा है गेहूँ, रबी की फसल है, ठंडी के मौसम में आती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा। इसकी टेम्परेचर तो वही टेम्परेचर होता है, 30 से लेकर 20 के बीच में टेम्परेचर भारत की सारी फसलों में यही होता है, क्योंकि भारत में यही टेम्परेचर, हमेशा यही टेम्परेचर रहता है। और इसको वर्षा ज़्यादा लगती है, कम लगती है वर्षा। चावल को सबसे ज़्यादा वर्षा लगती है, तो आपको समझ में आएगा। जवार, देखो जवार को बहुत कम पानी लगता है। और कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, तो इसको याद रखना है। बाजरा खरीफ फसल है, बरसात में ये आती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। अब मक्के की बात करें, देखो मक्का खरीफ फसल है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। जो रबी फसल है, रबी फसल ठंडी वाली फसल है, खरीफ बारिश वाली फसल है, और जायद गर्मी वाली फसल है। तो इसको याद रखना है। ये थोड़ा सा अभी इसमें समझने जैसा कुछ नहीं होता, रट्टा ही मारना पड़ेगा आपको यहाँ पे। जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और बिहार है। दलहन रबी और खरीफ फसल है, रबी और खरीफ में आती है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में है। तिलहन रबी, खरीफ और रबी, मालवा, पठार, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान वगैरह में पाई जाती है तिलहन में। चाय आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, नीलगिरी की पहाड़ियाँ में पाई जाती है। तो इसको याद रखना है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखो, गन्ने की बात करें तो गन्ना मैंने बताया था, गन्ना तो पैसों के लिए लोग बोते हैं, क्योंकि गन्ना डायरेक्ट शक्कर तो आती नहीं। पूरे वर्ष ये लगती है, इसको कम से कम 8 से 10 महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है, महाराष्ट्र आता है, फिर कर्नाटक आता है, फिर तमिलनाडु आता है। कहवा वार्षिक वर्षा से आती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। जूट खरीफ फसल है, बंगाल, बिहार, आसाम में आती है। और प्रमुख मसाले, मेजर स्पाइस, इलायची, लाल मिर्च, लौंग वगैरह होती है। तो इसको याद रखना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। काली मिर्च,
हल्दी, दालचीनी, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सारे मसाले आपको पता है पश्चिमी घाट पे, पश्चिमी घाट और गुजरात वगैरह हिस्से में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है और वहीं पे आता है। वो मसालों के लिए इसीलिए केरला, महाराष्ट्र, गुजरात ये पाए जाते हैं। कृषि भू जोत एवं उसके आकार देखो, सीमांत जोत में 1 हेक्टेयर से कम होता है, छोटी जोत 1 से 2 एकड़ के बीच में होता है, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में होता है, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में होता है, बड़ी जोत 10 से ऊपर की हेक्टेयर के बीच में होता है। देखो अब हम पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में। देखो हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? ग्रीन रेवोल्यूशन ये था कि एक आप जैसे आप दुनिया में देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत ज्यादा, मगर जमीन की कमी है। पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, खपत ज्यादा हो रही है, मगर आना कम हो रहा है। तो जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने बैठ के सोचा कि कुछ हमको जो अनाज है उसमें बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने न्यू हाई वाइल्ड वेराइटीज प्रोग्राम का उन्होंने यूज किया। उसकी वजह से उन्होंने कुछ बीज को बनाए, गेहूं और चावल वगैरह के बीजों को बनाए। और सबसे ज्यादा इसका जो फायदा हुआ गेहूं के लिए हुआ, क्योंकि प्रति हेक्टर में भी इजाफा हुआ। सबसे ज्यादा अजीब किस्म के नए किस्म के पेड़ पौधे आए, जिसमें बहुत ही ज्यादा अ, फल लगने लगे, गेहूं के दाने लगने लगे, जिसकी वजह से गेहूं में इजाफा हुआ, सबसे ज्यादा उपज वाला हुआ। और ये कहाँ पे सबसे ज्यादा चला? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर आदि में चला। और अगर हम बात करें, जो ये शब्द है ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति, इसका नाम जो है अमेरिका का एक डॉक्टर है, डॉक्टर विलियम गॉड, इसको याद रखना है। और इसकी जो खोज है उसको डॉक्टर नॉर्बल बोरलॉन्ग्स ने की थी। इसको शांति पुरस्कार भी मिला है, ग्लोबल नेशनल शांति पुरस्कार मिला है, तो इसको याद रखना है। रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन के तत्वों में बोने फसल वाली गेहूं को बनाया गया। और भारत में जो इसको लाने का जो श्रेय जाता है, जनक जिसको जनक कहते हैं, हरित क्रांति का जनक, उसको एस स्वामीनाथन कहा जाता है उनको। उन्होंने भारत में इसकी शुरुआत की। और जैसे कि मैंने बताया कि उसके कुछ एडवांटेज थे, डिसएडवांटेज भी थे हरित क्रांति के। सबसे ज्यादा केमिकल का यूज की वजह से जमीन बंजर होती जा रही है, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, उसको खाद्यान्न वगैरह लगते हैं जमीन को जरखेज बनाने के लिए। तो इसके एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। और इसके एडवांटेज ये थे कि सबसे ज्यादा गेहूं वगैरह निकल रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा दुनिया में से भूखमरी को खत्म करने के लिए इसको लाया गया था। अब देखो कृषि की जो है विपणन और खाद्य सुरक्षा, ये क्यों जरूरी है, ये क्या है? देखो कृषि की मार्केटिंग मतलब नई नई टेक्नोलॉजी को कृषि में लाना, और किस तरीके से जो आई हुई चीजें हैं, फसल गेहूं है, उसको कैसे सुरक्षा की जाए। क्योंकि आपने देखा होगा राशन की दुकानों में चूहे वगैरह खा देते हैं गेहूं को, गेहूं खराब होने लगते हैं, गेहूं सड़ने लगते हैं। तो इसकी सुरक्षा भी तो जरूरी है, सिर्फ उगाना ही जरूरी थोड़ी है, फसल की सुरक्षा भी जरूरी है। तो इसकी कुछ चीजें हैं, मार्केटिंग किस तरीके से, कृषि की विपणन मार्केटिंग किस तरीके से की जाए, लोगों को बताएं कि नई नई टेक्नोलॉजी से हम कृषि की जा सकती है, क्या चीजें, जमीन जो हमारी मिट्टी है उसका क्या, उसका अनुपात है, ये सारी चीजों को हमको ध्यान में रखना है। खाद्य सुरक्षा मैंने बताया आपको, सिर्फ उगाना जरूरी नहीं है, गेहूं बहुत ज्यादा होते हैं जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इनकी सिक्योरिटी भी तो जरूरी है ना। हमारे पास इतने सारे हैं तो ये जरूरी है हमारे लिए, तो इसके लिए फूड सिक्योरिटी की भी जरूरत होती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, आपको पता होगा एमएसपी के बारे में, एक मिनिमम प्राइस होता है, सपोर्ट प्राइस होता है, जिसपे गेहूं वगैरह को हमारी सरकार खरीदती है। कम से कम प्राइस, मिनिमम प्राइस मतलब इससे कम कोई नहीं खरीद सकता। अगर इससे कम कोई मार्केट में आ रहा है और भारत की सरकार इसको खरीदेगी, कम से कम एक वैल्यू होती है। अब गेहूं की वैल्यू सरकार ने रखी 18 रुपए किलो लूंगी, सरकार ने बोला मैं 18 रुपए किलो गेहूं लूंगा, तो अब सरकार मिनिमम प्राइस 18 रुपए रखेगा। अगर मैक्सिमम प्राइस सरकार कितने में भी बेच दो, किसको भी बेच दो, मगर सरकार कम से कम इतनी प्राइस में खरीदेगा। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो सरकार इतने में कम से कम ये चीजें खरीदेगा। तो खाद्यान्न शुद्धिकरण देखो, जो खाद्यान्न है उसको साफ सुथरा करना वगैरह, ये भी तो जरूरी होता है सारी चीजों में। तो इसको भी याद रखा जाता है, ये महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। तो गाइस जिसको समझ नहीं आ रहा है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, जिसको समझ नहीं है, जिसको समझ में नहीं आया वो आप कमेंट करिए। अब देखो पशुपालन और डेयरी विकास, देखो इसकी बात करते हैं हम, पशुपालन और डेयरी विकास के बारे में। डेयरी विकास, इसमें पशुपालन सबसे पहले है, किस तरीके से हम पशुओं को पालते हैं, किस तरीके से हम रखते हैं, ये सारी चीज़ों पे ज़रूरी है। और भारत में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कृषि के साथ साथ अगर हम पशुपालन भी करेंगे तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। कुक्कुट पालन ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है।
राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत हम किस तरीके से इनकी सुरक्षा की जाए ये ज़रूरी होता है। डेयरी को किस तरीके से विकास किया जाए ये भी ज़रूरी होती है। श्वेत क्रांति जो दूध दूध कहा जाता है, जिसको सफ़ेद क्रांति कहा जाता है, तो इसको भी हमको इम्पोर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। किस तरीके से दूध, जो भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन देश है भारत, इसको दूध सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है, फिर भी हम इसकी सिक्योरिटी, इसको किस तरीके से पहुँचाना, और जो गाय भैंस है उसको जितना लीटर पानी पिलाओगे उतना ही वो दूध देगी। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी हमको पता हो तो हमारी कमाई में किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और दूसरी बात है नीली क्रांति, फोकस करना है गाइस। जिसको कुछ समझ नहीं आया, अगर मेरे से भी कोई चीज़ें छूटी बीटी हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लव यू ऑल। अभी आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट, ज़रूर आ जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस।